25 जून 1975 की। आज के पॉडकास्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमारे साथ श्री वीरेंद्र अटल जी थे, जो कि लोकतंत्र सेनानी हैं। उस वक्त 1975 में जब इमरजेंसी लगी थी, आप उसके गवाह हैं। पिछले एपिसोड में हमने पूरी कहानी आपको बताई थी कि वीरेंद्र अटल जी के साथ और उनके साथियों के साथ क्या क्या हुआ था, लेकिन वो कहानी अधूरी रह गई थी। हमने आपसे वादा किया था कि हम अगला एपिसोड ज़रूर बनाएंगे आपके साथ। मिस्टर हाकिम राय, मुझे मालूम सब है, लेकिन मैं तुम्हें बताऊंगा कुछ नहीं, तुम मेरे शरीर के टुकड़े करो कि आखिर हमारे शरीर में ऐसा कौन सा हिस्सा है जिसको प्लास से ढीला किया जाएगा या उसे कसा जाएगा। प्लास आते ही मेरे दाएं हाथ का अंगूठा उसने पकड़ा, अंगूठे से उसने दबाना शुरू किए, मेरे हाथ से खून बहने लग पड़ा। एक एक करके उसने सारे मेरे नाखून प्लास से दबा दिए। तो आगे इमरजेंसी में और क्या क्या हालात बिगड़े थे, किस तरह से इमरजेंसी लगी थी, किस तरह से उसका आंदोलन हुआ था, ये कुछ और बातें जो रह गई थी। तो आज फिर हमारे साथ वीरेंद्र अटल जी हैं। भारत माता की जय कहना भी एक अपराध की श्रेणी में आ गया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी मुसलमानों का दुश्मन है, ये मुसलमानों को काट डालेगा कि मार डालेगा। यदि आपको अपने आप को हिंदू कहने में अच्छा नहीं लगता है, इमरजेंसी के दौर में ये इलेक्शन हो रहा है और पुलिस की आप बकिया उड़ेल रही है कि आपको कम से कम 10 लोगों की नसबंदी कराना है, जिसमें खुद को भी शामिल करें। अच्छा, आप जब लोकतंत्र सेनानी रहे तो उसके बाद फिर अभी समाजवादी पार्टी ने आपको लोकतंत्र सेनानी का खिताब दिया, शायद पेंशन भी आपको मिलती है, फिर भी आप बीजेपी के हैं, ये क्या कारण है? मैं आपकी समाजवादी पार्टी के लोग गुंडे और बदमाश होते हैं। कांग्रेस में, समाजवादी पार्टी में और बसपा में टिकट बेचे जाते हैं, लेकिन अब तो आपकी भारतीय जनता पार्टी में भी टिकट बिकने लगे। जो हमारा देश है वो सिर्फ हिंदू और मुस्लिम के मुद्दों में उलझ गया है। तो वो हिंदू समाज के लोगों को मन में मुस्लिमों के प्रति नफरत का भावना पैदा करे। सारी खामियां एक ही मुस्लिम समाज में या एक ही धर्म में है। क्या हिंदू समाज में तलाक नहीं होता? क्या हिंदुओं के ऐसे कोई मुद्दे नहीं है जिस पर कानून लाया जाए? आरक्षण का मुद्दा भी होना चाहिए। और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत आपका भी, धन्यवाद जी। हाँ, पहला सवाल जो अधूरा रह गया था वो बाद में कहेंगे, लेकिन सबसे पहले जो बनता है सवाल वो ये है कि जब आंदोलन उस वक्त शुरू हुए तो इमरजेंसी के दौर में किन किन लोगों ने और किस तरह से आंदोलन किए थे? 25-26 जून 1975 को जब आपातकाल लगा और आपातकाल के बाद कांग्रेस विरोधी नेताओं और कार्यकर्ताओं को बिना किसी कसूर के गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया गया। जेल में जो अंदर थे वे अपनी प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन जो बाहर थे वे भी भूमिगत रह करके आंदोलन करना चाहते थे। राष्ट्रीय स्तर पर आपस में चर्चा करने के बाद उस समय तय किया गया कि 2 अक्टूबर 1975 से सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया जाएगा। और चूंकि मैं 28 अक्टूबर को गिरफ्तार हुआ था, तो उससे पहले की जो योजना बनी थी उसमें भी मुझे काम करने का एक अवसर मिला था। मैं याद दिलाना चाहूँगा आपको, जो देश के महापुरुष होते हैं, दुनिया के महापुरुष होते हैं, उनके छोटी छोटी सी बातें भी लोगों के जहन में घर कर जाती है और वो उनकी ज़िंदगी का जीने का एक मकसद कि हम जिंदगी कैसे जिएंगे ये बन जाता है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, मैं शायद 8वीं या 9वीं क्लास का विद्यार्थी था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो चीफ होते हैं उनको सरसंघ चालक नाम दिया जाता है। तो देश के दूसरे सरसंघ चालक थे जो गुरु जी के नाम से विख्यात थे। उनका बरेली में गुलाब राय इंटर कॉलेज के मैदान में उनका भाषण था। उनके भाषण के एक वाक्य ने मेरी जिंदगी की दिशा और दशा दोनों ही निर्धारित कर दी। शायद उनका वाक्य ऐसा था, आप यदि किसी चीज़ की ओर बार बार लगातार निहारते हो तो वैसे ही विचार आपके मन में भी प्रस्फुटित होने लगते हैं। मैंने पिछले एपिसोड में भी आपसे बातचीत में मैंने कहा था कि ये मेरा दुर्भाग्य या सौभाग्य कि मैं अपने आप को महात्मा गांधी का अनुयायी नहीं बना सका। मेरे आदर्श देश के वो क्रांतिकारी जिन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम करके
हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में अपने आप को कुर्बान कर दिया था, चाहे वो शहीद आजम भगत सिंह हो, राजगुरु हों, सुखदेव हों, चंद्रशेखर आज़ाद हों, ये मेरे आदर्श रहे हैं। सितंबर 1975 में जब ये 2 अक्टूबर से आंदोलन की शुरुआत का तय हुआ तो उस समय सारे देश में ना एक संकल्प पत्र भर रहा था हम लोगों को। वो संकल्प पत्र पिछले एपिसोड में मैं बताया कि देश के लाखों लोगों ने उस संकल्प पत्र पर पेन की स्याही से हस्ताक्षर करके संकल्प लिया था तानाशाही के खिलाफ और लोकतंत्र की बहाली के लिए संघर्ष करेंगे। लेकिन मैं और मेरे 10 साथियों ने, हम लोगों ने उस समय संकल्प लिया था अपने खून से हस्ताक्षर करके कि हम लोकतंत्र की बहाली और तानाशाही के खिलाफ संघर्ष करेंगे। चूंकि मैं अक्टूबर में गिरफ्तार हो गया और उस अक्टूबर से ही एक आंदोलन की शुरुआत हुई कि हर जिले में देश भर के कि लोग सत्याग्रह करेंगे। जो इंदिरा गांधी की नीतियों से विरोध में थे, उनकी इस तानाशाही के विरोध में थे, उनको लोकतंत्र का हत्यारा मान रहे थे और इस देश में तानाशाही को किसी ने भी पसंद नहीं किया। ये बात दीगर है कि तमाम लोग डर और भय के कारण से अपनी बात को कहने में संकोच कर रहे थे, उन्हें जेल जाने का डर था। उस समय लोगों ने सत्याग्रह शुरू किया और वो कोई 150 की संख्या में नहीं जाते थे, 4, 6, 8, 10 ऐसे लोग उसमें कुछ अध्यापक हुआ करते थे, कुछ विद्यार्थी हुआ करते थे, कुछ गांव के किसान हुआ करते थे, कुछ मजदूर हुआ करते थे और कुछ विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े हुए कार्यकर्ता हुआ करते थे। वे आंदोलन करते थे और उस आंदोलन में नारा क्या लगता था? भारत माता की जय। भारत माता की जय कहना भी एक अपराध की श्रेणी में आ गया था। भारत माता की जय कहना भी, भारत माता की जय का नारा लगाने वाले गिरफ्तार करके जेल की सीखों में कैद कर दिए गए थे। आप कल्पना करिए कि इस देश में कैसे लोकतंत्र की हत्या कर दी गई और सत्ता पर काबिज रहने की गरज से तत्कालीन प्रधानमंत्री के जो चमचे थे, जो उनके अनुयायी थे, वे किस कदर अपने नेता को भ्रमित करके इस देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या करके और तानाशाही की राज लंबे समय तक काबिज करना चाहते थे। वो आंदोलन चला। उस आंदोलन के कारण से प्रशासन हो, पुलिस प्रशासन हो या देश की प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, उन सब लोगों को लगा कि हम आखिर इस आंदोलन को रोक नहीं पा रहे। मैं ये बात आपसे इसलिए कह रहा हूँ चूँकि ये आंदोलन हिंदुस्तान के किसी एक ज़िले में या एक किसी प्रदेश में नहीं हुआ, ये सारे हिंदुस्तान के हर एक ज़िले में तानाशाही के खिलाफ ये आंदोलन चला। लोग जेलों में गए, कैद हुए। मैं उस समय की एक बात आपको वाकया जरूर याद दिलाना चाहता हूँ। जैसे आमतौर से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी मुसलमानों का दुश्मन, ये दुश्मन संगठन है, ये मुसलमानों को काट डालेगा कि मार डालेगा, ऐसी एक चूंकि दूरी लोगों को लगती थी। मेरे साथ जमाते इस्लामी, ऐसे तमाम मुस्लिम संगठनों के लोग थे जो मेरे साथ जेल में बंद थे। चूँकि हम घंटा 2 घंटा किसी से जब मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, तो हो सकता है सच बोलने से कतरा जाए, झूठ का आवरण ओढ़ लें। लेकिन जब हम 24 घंटे, ये पता ही नहीं कि हम जेल में कितना दिन रहेंगे, जेल में ही सारी ज़िंदगी कट जाएगी या जेल से बाहर जाने का मौका भी ऐसा मिलेगा। उस समय का माहौल ऐसा था, किसी को पता नहीं था क्या होने वाला है, कि क्या होने वाला है और जेल से कभी हम बाहर निकल ही पाएंगे। उस समय हिंदू और मुस्लिम विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग थे, विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोग थे, सब लोग साथ साथ भोजन करते थे। तब तमाम मुस्लिम समाज के लोग जो हमारे साथ बंद थे, वे भी आपस में चर्चा करते थे या संघ के बारे में, या जो आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं, हम उनको बिला वजह दुश्मन मानते हैं। ये खुद खाना पहले हमें खिलाते हैं, बाद में खुद खाना खाते हैं। आज भी आरएसएस के बारे में यही कहा जाता है, ये कहा जाता है, लेकिन हकीकत ऐसी नहीं है। संघ के लोग, अगर मान लीजिए मुस्लिम समाज के लोग अपने धर्म की या धर्म के अनुयायियों की अगर कोई उनकी बेहतरी के लिए कोई संगठन काम करता है तो वो क्या हिंदू विरोधी हो गया? बिल्कुल नहीं, ऐसा मानता हूँ। ऐसे हिंदू समाज का संगठन अगर हिंदुओं के समाज की बेहतरी के लिए कोई काम करता है तो मुसलमानों का विरोधी नहीं है। और आपको मैं याद दिलाना चाहूँगा, वर्तमान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो सरसंघ चालक हैं श्री मोहन भागवत जी ने कहा कि हिंदुस्तान में रहने वाले हर एक हिंदू है
और यदि आपको इस देश के मुसलमानों को संबोधित करके उन्होंने कहा कि यदि आपको अपने आप को हिंदू कहने में अच्छा नहीं लगता है तो आप अपने आप को हिंदुस्तानी मान लीजिए, इसमें क्या परहेज है। इस देश का रहने वाला हर एक हिंदुस्तानी है, हर एक के हक बराबर है, हर एक की अधिकार बराबर है, हर एक को सुविधाएं भी बराबर है। इस सुविधाओं में या किसी भी केंद्र सरकार या प्रदेश सरकार में कोई भेदभाव नहीं होता। ये उस समय एक जो लोग पास में थे उन्होंने महसूस किया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसको हम अपना दुश्मन मानते हैं, ऐसे लोग ये व्यवहारिक रूप से नज़र नहीं आते। लेकिन मैं आपातकाल की चर्चा कर रहा हूँ आपसे। वो आंदोलन इतना बढ़ा कि इंदिरा गांधी भी गच्चा खा गई और उन्होंने 1977 में अपने देश में उनके जो चाटुकार थे उन्होंने शायद उनको ये सलाह दी थी कि हिंदुस्तान में आपके राजनीतिक दल में हिम्मत नहीं है जो आपके खिलाफ कोई इलेक्शन लड़ सके। वो इस धोखे में शिकार हो गई और 1977 में इमरजेंसी के दौरान ही, इमरजेंसी नहीं हटी थी, 1977 में जो पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ था वो इमरजेंसी लगी हुई थी। ये बात लगे इलेक्शन हुआ था। हाँ, लगे हुए इलेक्शन हुआ। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, जिस समय इमरजेंसी लगी हुई थी, चूंकि मैं DIR में गिरफ्तार हुआ था और अदालत से जब बाइज्जत बरी हो गया, वो तो मैं पुलिस को गच्चा दे करके अदालत से बाहर निकला और उनको गच्चा दे करके झूठ बोल करके मैं निकल गया। मतलब जेल में थे और पेशी पर आए थे कैसे? नहीं, मेरी जमानत थी। मैंने चूंकि बरेली कार्य का विद्यार्थी था, एग्ज़ाम देने के लिए मेरी जमानत हुई। 9 महीने बाद मुझे उसी केस में बाइज्जत बरी किया, जबकि वही धाराएं मेरे जिस मित्र पर लगी हुई थी उसको 3 महीने की सज़ा और 5,000 रुपये जुर्माना डाला गया। अच्छा। उस सेम केस में चूंकि आरोपों को मैंने स्वीकार नहीं किया था, इसलिए 9 महीने बाद वो जज ने अपना फैसला दिया कि आपको बाइज्जत बरी किया जाता है। मैं आपको एक वाकया याद दिलाता हूँ। चूँकि कानपुर में मेरे परिवार के लोग रहते हैं, मैं कानपुर से बरेली आ रहा था बाई ट्रेन। लखनऊ स्टेशन पर गाड़ी का इंतज़ार कर रहा था। एक सज्जन आए और उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रख करके पूछा, मुझे पहचानते हो? मैंने अपने दिमाग पे बहुत जोर डाला, उन्हें लगातार पहचानने की कोशिश की। चूँकि मेरा कोई वो मित्र नहीं थे, मुझसे आयु में बहुत बड़े थे, बहुत जोर डाला, लेकिन मैंने जब नहीं पहचान पाया तो मैंने उनसे कहा, मैं आपको पहचान नहीं पाया। बोले, मैं वही हूँ जिसने तुम्हें अदालत से बाइज्जत बरी किया। अच्छा। वो जज साहब थे। और मैंने पूछा आजकल कहाँ हैं? हाँ। तो उन्होंने बताया मुझे कि आजकल मैं रायबरेली में हूँ, मैं रायबरेली की ट्रेन का इंतज़ार कर रहा हूँ। अच्छा। मैं उस समय जो दौर चल रहा था और जो इलेक्शन की बात कर रहा हूँ आपसे, इंदिरा गांधी ने 1977 में इलेक्शन की घोषणा कर दी। मैं चूँकि अदालत से बाइज्जत बरी होने के बाद पुलिस को गच्चा देकर, इंटेलिजेंस के लोगों को गच्चा दे करके निकल गया था। निकलने के मैं 3 दिन बरेली में रहा। चौथे दिन मेरे ऊपर मीसा लग गई थी और 8वें दिन मेरे घर की कुड़की हो गई थी। पुराने शहर के सैसवानी टोला मकान में एक हमारे यहाँ बिजली विभाग में नौकरी करते थे सुल्तान भाई साहब, मुझसे बड़े बुजुर्ग थे। उनको, वो चूँकि मजदूरों के नेता भी थे, तो पुलिस ने मेरे घर पर जब आई कुड़की करने के लिए और वो आ गए, मुझे घर वालों ने बाद में बताया, तो उनका नहीं, इस घर का एक सुई भी यहाँ से बाहर नहीं जाएगी। आपको घर की कुड़की करना है तो इस कमरे को ताला लगाइए, मैं इसकी जमानत देता हूँ। मतलब उस दौर की ये बात वाकया मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ, उस समय हिंदू और मुसलमानों के बीच में ये जो आज की दौर में हमको राजनीतिक दलों के द्वारा जो खाई बढ़ती हुई नज़र आ रही है, वो दौर ऐसा नहीं था। मैं आपको जिंदा बता रहा हूँ कि सुल्तान भाई साहब ने मेरे घर की कुड़की का सारा सामान, जो एक कमरे को ताला किया गया, सील लगाया गया, उसकी जमानत सुल्तान भाई ने ली। उस समय ऐसा दौर नहीं था कि हिंदू मुस्लिम का फर्क नहीं था। जी जी। मैं चूँकि मीसा में वारंटेड था, मैं बरेली में तो नहीं रहा, कानपुर रहा, आगरा रहा, मथुरा रहा। बरेली से एक इंटेलिजेंस का सब इंस्पेक्टर ट्रांसफ़र होकर के आगरा चला गया था। मैं आगरा एयरफोर्स के अंदर रह रहा था। मेरे जिया जी
एयर कमांडर के पीए थे। तो मैं गेट से ऐसे पान खाने निकला तो देखा गेट पर वो सब इंस्पेक्टर खड़ा है। तो एलआईए वाले कोई ड्रेस नहीं होती, साधारण ड्रेस में रहते हैं। मुझे लगा कि यदि मैं पकड़ गया तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे चक्कर में जिया जी की नौकरी चली जाएगी। तो मैंने तुरंत उसी दिन आगरा छोड़ दिया और मैं मथुरा आ गया। मथुरा में रहा मैं। हाँ, मेरी छोटी बहन रहती थी उनके घर पर। उसके बाद मैं कानपुर पहुंच गया। मेरे साथ बरेली में एक उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे, हरदोई के रहने वाले ठाकुर गंगा भगत सिंह। वो बरेली से चले गए थे और उनको कानपुर में एक हॉस्पिटल में, परेड हॉस्पिटल है वहाँ उनको एडमिट किया गया था प्राइवेट वार्ड में। तो मैं उनसे मिलने के लिए गया था। तो मैंने उनसे पूछा इलेक्शन की, आप इलेक्शन लड़ने जा रहे हो, कैसे इलेक्शन होगा? बोले भगवान ही मालिक है, कौन हमें चंदा देगा, कौन हमें वोट डालेगा, किसके बीच में हम जाएंगे। बड़ा खौफनाक मंजर था। वो दौर एक ऐसा था, उसके बारे में मुझे एक बात याद आ रही है, आपातकाल के बारे में, कि ना कोई अपील थी, ना कोई दलील थी और ना ही कोई वकील था। इन तीनों चीज़ों से महरूम थे हम लोग। लेकिन उस पार्लियामेंट के इलेक्शन के दौर में मेरी ड्यूटी गोला गोकर्णनाथ में लगाई गई। मैंने कांग्रेस की एक भी मीटिंग कोई बदमाशी के बल पर नहीं, मैं अपने असली नाम से चूंकि वहाँ पर रह नहीं सकता था, इसलिए छात्र नेता बरेली का सुरेश कुमार के नाम से मैंने 1 महीना वहाँ इलेक्शन लड़ाया है। उस इलेक्शन के दौर में मैंने बहुत से खट्टे मीठे अनुभव प्राप्त किए। मैंने देखा एक ही दिन में मेरी 3 सभाएं, और उन 3 सभाओं में एक DYSP अपनी ड्रेस में मौजूद था। मुझे लगा यार ये इस सभा में भी था, मैं 10 किलोमीटर दूर गया वहाँ पर भी ये है, मैं तीसरी जगह आया तो भी है। तो मुझे लगा कि आखिर ये DYSP क्यों है, मेरी इस भाषण को सुनने क्यों आता है, क्या मेरा पीछा कर रहा है या कुछ और। तो जब सभा खत्म हो गई तो मैं उन DSP साहब से मिला। मैंने कहा आप मुझे तीसरी सभा में मिल रहे हैं, क्यों, क्या आप कुछ परेशान से नज़र आ रहे हैं? मैंने अपने आप को संतोष भाव दिखाया। बोला अरे भाई, मैं आपकी बात से बहुत प्रभावित हूँ और आपकी हिम्मत को दाद देता हूँ कि आप इमरजेंसी के दौर में ये इलेक्शन हो रहा है और पुलिस की आप बकिया उकेड़ रहे हैं। तो मैंने कहा आपको तो बहुत बुरा लग रहा होगा। बोले मैं पुलिस विभाग में नौकरी जरूर कर रहा हूँ, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके द्वारा पुलिस की बकिया उकेड़ना। मैंने पूछा ऐसा क्यों? बोले साहब मैं भी इसका बहुत बड़ा शिकार हुआ। मैंने पूछा आप कैसे शिकार हो गए? वो कई रोगों के रोगी थे और उनको ऊपर इस बात के लिए दबाव डाला जा रहा था कि आपको कम से कम 10 लोगों की नसबंदी कराना है, जिसमें खुद को भी शामिल करना। जबकि मैं नसबंदी कराने के काबिल नहीं था, क्योंकि मैं कई रोगों का शिकार था और कोई डॉक्टर मुझे उस समय सर्टिफिकेट भी देने को तैयार नहीं था कि आपकी नसबंदी नहीं हो सकती है। अच्छा, डर के मारे मतलब डॉक्टर सर्टिफिकेट नहीं दे रहा है, वो नसबंदी कराने को तैयार है, लेकिन कई रोगों का शिकार है। उस दौर में जहाँ लोग गिरफ्तार हुए, वहीं पर नसबंदी के कारण से गांव में जब पुलिस की जीप जाया करती थी तो लोग अपने घर से खेतों में भाग जाया करते। तो ये फरमान किसने उन दिनों? ये भी इंदिरा गांधी का ही फरमान था। 75 की बात है ये। हाँ, ये उसी इमरजेंसी के दौर की बात है। और इस पर नसबंदी कराने पर जो सबसे ज़्यादा जोर था वो उनके बेटे संजय गांधी का था। अच्छा। नसबंदी के कारण से भी लोगों के अंदर बड़ा गुस्सा था और उस गुस्से का ही एक परिणाम निकला कि 1977 में जो पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, उसमें सारे देश की जनता ने कांग्रेस को उखाड़ फेंका और जनता पार्टी के लोगों को सरकार बनवा दी, जो आज बीजेपी है। नहीं, उस समय जनता पार्टी थी, जिसमें भाजपा भी एक हिस्सा थी। उसमें कई राजनीतिक दल जो आज के समाजवादी पार्टी है, लोक दल है, ऐसे कई पार्टियों के नेताओं ने मिल करके वो जनता पार्टी बनाई थी। लेकिन उन्हीं में से कांग्रेस के लोगों ने, इंदिरा गांधी ने फिर एक चाल चली और उस चाल का हिस्सा का शिकार हो गए कुछ नेता लोग। और उन्होंने उस समय आज जो भाजपा है, भाजपा उस समय भारतीय जनसंघ हुआ करता था, जनसंघ ने अपना विलय किया था जनता पार्टी में। अच्छा। तो उस समय जनसंघ के लोगों पर आरोप लगाया गया दोहरी सदस्यता का।
और दोहरी सदस्यता इसकी कहा कि आप राजनीतिक दल के भी कार्यकर्ता हैं और आप आरएसएस के भी कार्यकर्ता हैं। मैं आपके माध्यम से अपने दर्शकों को एक बात बताना चाहता हूं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में किसी प्रकार की कोई सदस्यता नहीं होती है। राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी, उसका 5 रुपए का शुल्क या 10 रुपये पता नहीं कर दिया है, वो शुल्क लगता है, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में कोई सदस्यता नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मानना ऐसा है, उनकी संघ की जो शाखा लगती है, उस शाखा में जिंदगी में कोई एक बार भी हो गया तो वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक का सदस्य माना जाता है पूरे जीवन भर। अच्छा, इसकी कोई सदस्यता नहीं होती, कोई सदस्यता शुल्क नहीं होता। तो आपका जो आरएसएस है, आज आप आरएसएस की विचारधारा के समर्थक हैं, बल्कि कहें कि मेंबर भी हैं आप, और बीजेपी से भी आपका ताल्लुक है। तो कोई मुसलमान अगर आरएसएस में जाना चाहता है तो वहाँ एंट्री नहीं है क्या उसकी? कुल मिला के उस पर पाबंदी भी नहीं है। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपना एक, उनके कई विंग हैं, जैसे विद्यार्थियों के बीच में काम करना है, मजदूरों के बीच में काम करना है तो भारतीय मजदूर संघ, हिंदुओं के बीच में काम करना है तो उन्होंने विश्व हिंदू परिषद बना रखा है, हिंदू नौजवानों के बीच में काम करना है तो उन्होंने बजरंग दल बना रखा है। ऐसे ही उन्होंने एक मुस्लिम विचार मंच बना रखा है। अच्छा, है। उस मुस्लिम विचार मंच में आपका बरेली में भी एक कार्यक्रम हुआ था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ये बहुत सीनियर प्रचारक हैं, उनके जिम्मे ये काम सौंपा गया है। वो सारे देश भर में अपने मुस्लिम विचार मंच के कार्यक्रम होते रहते हैं। और आपको अगर याद होगा तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग अब देश भर के कई सूफी संतों से, मुस्लिम समाज के लोगों से मिल करके चर्चा भी करते हैं कि हम आपकी बेहतरी के लिए हम क्या कर सकते हैं, आपकी उम्मीदें हमसे क्या हैं। लेकिन काम हमेशा एंटी मुस्लिम ही करते हैं वो लोग, नहीं? आपको लगता है ऐसा? अच्छा, मेरा ऐसा मानना है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कोई ऐसा एजेंडा नहीं है कि मुसलमानों के खिलाफ उनको भड़काया जाता हो डराने के लिए, या कोई हथियार इकट्ठा करने के लिए, या मुसलमानों के प्रति दुश्मनी का भाव। मैं आपकी एक बात से जरूर सहमत हूँ, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है अपने दर्शकों को जी। हिंदू और मुस्लिम समाज के बीच में ये जो खाई पैदा की जा रही है, ये राजनीतिक दलों के द्वारा पैदा की जा रही है, और वो राजनीतिक दल अपनी रोटियां सेकने के लिए और सत्ता में कैसे काबिज हो जाएं, केवल उनके दिमाग में इतना सा रहता है, इसलिए समाज को बांट रहे हैं, मकसद उनका मेरा इतना सा है। हाँ, बिल्कुल सही बात और है। बाकी कुछ नहीं ऐसा लगता है मुझे। मैं आपातकाल की बस एक ही बात कहकर के अपनी बात को विराम करना चाहूँगा। इमरजेंसी के दौर में और इमरजेंसी से ठीक लगने से कुछ समय पहले सारे देश में, मैं भी उसमें शामिल था, सारे देश में एक ही नारा लगता था कि सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। सच को कहने की हिम्मत, चूंकि उस समय इमरजेंसी, हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद से ये देश ने लोकतंत्र को स्वीकार किया है, लोकतंत्रीय परंपराओं को स्वीकार किया है, इसलिए हम तानाशाही की हिमायती कभी नहीं हो सकते हैं। इसीलिए उस इमरजेंसी के दौर में भी लोग ये नारा लगाते लगाते जेलों की सीखों में गए, और अंततोगत्वा 1977 में पार्लियामेंट के चुनाव हो जाने के बाद देश के प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई, और मोरारजी देसाई ने 21 मार्च 1977 को इमरजेंसी हटाने का आदेश जारी किया था। यानी 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगाई गई और 21 मार्च 1977 को इमरजेंसी हटी थी। इसलिए हम देश भर में जो आप लोकतंत्र सेनानी कहलाते हैं, हम लोग 21 मार्च 1977 की याद में हम लोग उस दिन लोकतंत्र विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। अच्छा, आप जब जेल में रहे तो जेल ही होती है, और आप लोग बाकायदा रखे गए बहुत सारे दिन, तो ऐसा तो नहीं था आपके साथ कुछ यातनाएं दी जाती थी आपको जेल में? कैसा माहौल रहा उन दिनों? मुझे लगता है कि बरेली, जैसे मैं बरेली डिस्ट्रिक्ट जेल में रहा, बरेली सेंट्रल जेल में रहा, उस समय एक तो संख्या में हम लोग बहुत थे, दूसरा जेल के स्टाफ को ये खूब अच्छी तरीके से मालूम रहता है ये सब पॉलिटिकल लोग हैं, इनमें से कौन कब सत्ता की कुर्सी पर बैठ जाएगा। अच्छा। इसलिए आम तौर से जेल के अंदर कोई बहुत बड़े अत्याचार नहीं किए गए। अच्छा। ये बात दीगर है कि जैसे जेल का एक मीनू होता है, उस मीनू के तहत
जेल में हमारे खाने की सुविधाएं वो मुहैया होती हैं। हम लोग इस बात पर जरूर झगड़ा करते थे कि अच्छा। पानी मिला हुआ दूध नहीं लेंगे। अच्छा। ये सब झगड़े जरूर चलते थे। हाँ। ब्रेड है, मक्खन है, जो हमारा इंटाइटल है बी क्लास के, वो सारी सुविधाएं हमको मिलना चाहिए, लोगों को मिलती थी। और मैं समझता हूँ कि मेरे जैसा आदमी बी क्लास में जो खाने की सुविधाएं थी वो हमको नहीं मिल सकती थी। मैं बरेली सेंट्रल जेल में बंद था, तो मैं चूँकि पहली बार तिहाड़ जेल में 3 दिन रह करके आया था और बहुत बड़े नेता से मेरी मुलाकात हुई थी, जिसकी वजह से इंदिरा गांधी ने ये तानाशाही लगाई थी। स्वर्गीय राज नारायण जी, उनका एक चेला भी मेरे साथ बनता, राजकुमार जैन। तो राज नारायण जी से 3 दिन लगातार मेरी मुलाकात हुई है। तो राज नारायण जी से मैंने ऐसी बहुत सी चर्चाएं पूछी कि आप जेल में अक्सर जाते हो, खादी भंडार से कपड़ा खरीद के क्यों ले जाते हो? तो बोले देखो भाई, मैं बी क्लास में हमको ये इंटाइटल है कि हम जेल के अंदर रहते हुए मौसम के हिसाब से हम कपड़ा भी पहन सके। मैंने चूंकि उनसे सीखा था, इसलिए उस नियम को मैंने बरेली सेंट्रल जेल में लागू किया। और सेंट्रल जेल में मैंने गरम खादी के सबके गरम सूट समय मैंने सिलवाए थे। बाटा के मैंने जूते मंगवाए थे। अच्छा। जो उनका मनपसंद का साबुन हुआ करता, वो साबुन मंगवाया करता था। सीलबंद मक्खन का डिब्बा मंगवाया करते थे। और ब्रेड आती थी तो वो भी ताज़ी आती थी। लेकिन ये सब इन सुविधाओं के लिए कई बार संघर्ष करना पड़ता है। जेल में कुछ जेलों को अपवाद स्वरूप छोड़ दें आप, तो आमतौर से जेल के अंदर लोगों को यात्राएं उस समय नहीं दी गई। पुलिस की गिरफ्त में जो आया, पुलिस ने जेल जाने से पहले ही यात्राओं का दौर, उसमें कोई कमी भी नहीं छोड़ी। हाँ, सारा कुछ पहले ही आपकी कसर पूरी कर दी गई थी। इतना भयंकर यादें आज भी आपके दिमाग में बिल्कुल डेट के साथ लिखी हुई हैं, क्योंकि इतना बुरा दौर था। अच्छा, आप जब लोकतंत्र सेनानी रहे तो उसके बाद फिर अभी समाजवादी पार्टी ने आपको लोकतंत्र सेनानी का खिताब दिया और शायद पेंशन भी आपको मिलती है, फिर भी आप बीजेपी के हैं, ये क्या कारण है? मैं आपको बताता हूँ। 2006 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी। मुलायम सिंह यादव जी की आरएसएस के कुछ लोगों से बातचीत हुई और उन पर एक बहुत बदनुमा दाग लगा हुआ था कि उन्होंने राम मंदिर आंदोलनकारियों के ऊपर गोली चलवाई थी। शायद इस धब्बे को धोने के लिए, दाग को धोने के लिए उन्होंने आरएसएस के और कुछ लोगों से बातचीत करने के बाद इमरजेंसी में जो लोग बंद थे उनको लोकतंत्र रक्षक सेनानी का नाम दिया। 500 रुपये महीने की सम्मान राशि उन्होंने शुरू की थी और एक सहयात्री के साथ रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा करने की सुविधा दी थी। अच्छा। 2005 में शुरू हुआ और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ 2006 में उन्होंने सारे जिले के डीएम को ये आदेश दिया कि ये जो आपातकाल में लोग जेल गए थे, इन सारे लोगों को लखनऊ पूरे सम्मान के साथ लेकर के आओ। अच्छा। बरेली से हम 3 लोगों को, जिसमें एक मैं था, एक हमारे मुस्लिम समाज के लोग थे, उनकी अभी डेथ हो गई, और एक आंवला से उस समय विधायक हुआ करते थे श्याम बिहारी। तो ऐसे जो बरेली उत्तर प्रदेश के जो मंडल के केंद्र हुआ करते थे, उन जिलों से सहायक आयुक्त को ये निर्देश था कि आप अपनी गाड़ी में इन 3 लोगों को बिठाल करके लखनऊ लेकर के आएंगे। अच्छा। और यकीन मानिए, समाजवादी पार्टी के बारे में मेरी राय बहुत ख़राब थी। मैंने आम तौर से आम पब्लिक के दिमाग में ये कहता था कि समाजवादी पार्टी के लोग गुंडे और बदमाश होते हैं, लेकिन मुझे फ़ख्र है इस बात को कहते हुए कि मुलायम सिंह यादव ने जब हम लोगों को लखनऊ बुलाया तो इतनी खातिर तो शायद किसी बाराती की बारात में जो दामाद होता है, अच्छा, इतनी खातिर शायद किसी ने नहीं की होगी। और मैं इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं करूँगा। दर्शकों तक ये बात जरूर जानी चाहिए। बुराई भी अगर हम करते हैं, लेकिन अगर किसी नेता की अच्छाई है तो उसमें भी कंजूसी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। आप ताज्जुब करेंगी, हर जिले के डीएम ने रात के लखनऊ में जब हम लोग खाना खा रहे थे तो हर जिले के डीएम ने प्लेट सर्व किए हम लोगों को। ये उन्हीं का आदेश था। और उन्होंने, लखनऊ का बहुत बड़ा मैदान है, उस मैदान में मंच पर मेरा भी भाषण हुआ। एक राजेंद्र शर्मा जी यहाँ अपने पड़ोस में
रामपुर से वो पार्लियामेंट के मेंबर थे, वे भी हमारे जेल के साथी है, उनका ही भाषण हुआ। और मुलायम सिंह जी ने एक एक चेयर पर जा करके वो सम्मान पत्र और एक चेक हम लोगों को समय दिया था। ये बात दीगर है कि 2007 आते आते मायावती जी की सरकार आ गई, उन्होंने हमारी सुविधाओं को बंद कर दिया, सम्मान राशि हमारी बंद कर दी। हमने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। 2012 में उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने हमारे पक्ष में निर्णय दिया। उस निर्णय आने के ठीक एक दिन पहले, चूँकि प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए थे अखिलेश यादव जी, तो अखिलेश यादव जी, मुलायम सिंह यादव और हमारे कुछ साथियों को उन्होंने बात करके चर्चा हुई कि यार ये इतने लंबे पीरियड का एरियर आप मत मांगिए, हम आपकी सम्मान राशि अब 3,000 रुपये शुरू कर रहे थे और 2016 आते आते तक हम अपने वायदे से मुकरेंगे नहीं, हम 15,000 कर देंगे। अच्छा। तो अखिलेश यादव ने उस वायदे को निभाया और वायदे को निभाया नहीं, हमारी एक बहुत बड़ी समस्या को उन्होंने दूर भी किया। हम लोगों ने उनको सुझाव दिया था, कल को अगर सत्ता के अंदर परिवर्तन हो जाता है तो उस परिवर्तन में कोई भी राजनीतिक दल के लोग आकर के हमारी सम्मान राशि पर रोक ना लगा सके, सुविधाओं पर रोक ना लगा सके, इसलिए इसका एक नियम बनाइए। अखिलेश यादव जी ने हमारी इस बात को स्वीकार किया और वर्ष 2016 में विधानसभा और विधान परिषद में दोनों जगह से एक अध्यादेश पारित हुआ, जिसके कारण से अब कोई भी सरकार यदि इस सम्मान राशि को, जो हमें जो सुविधाएं दी जा रही हैं, यदि इसमें परिवर्तन करेगा तो 2/3 बहुमत विधानसभा और विधान परिषद में ला करके तभी पलट सकते हैं, जो अब मुमकिन नहीं लगता है। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, हम मुलायम सिंह यादव जी के पक्ष में मतदान करें या ना करें, मतदान करना मेरा एक अधिकार है, वो गोपनीय रहता है। इसलिए मुलायम सिंह यादव जी ने उत्तर प्रदेश के उन आपातकाल के योद्धाओं के लिए जो कुछ किया है, उसके लिए मैं उनको कोटि कोटि साधुवाद देता हूं। और उनके पुत्र अखिलेश यादव ने जो सुविधाओं में बढ़ोतरी करके 15,000 रुपये की सम्मान राशि की थी, इसलिए उनको भी मैं साधुवाद देना। लेकिन फिर भी बीजेपी के क्यों, इसका जवाब आपने नहीं दिया। नहीं, ये देखिए मेरा व्यक्तिगत जाति मामला है। अच्छा। मेरा ऐसा मानना है कि आदमी को बहुत सोच समझ करके राजनीतिक पार्टी ज्वाइन करना चाहिए। हमने उनकी शान में कोई गुस्ताखी नहीं की, लेकिन ये मेरे विचार हैं और मेरे विचार किस दल से मेल खाते हैं, आपके विचार किस दल से मेल खाते हैं, ये आपका भी जाति मामला है। वोट देना गोपनीय है, हमारा एक अधिकार है। आप किसके पक्ष में मतदान करें, मैं किसके पक्ष में मतदान करूं, ये हमारा मौलिक अधिकार है। सवाल का तो जवाब देना पड़ेगा आपको कि उस वक्त की राजनीति और आज की राजनीति में क्या फर्क है। उस समय की राजनीति में मैं आपको वाकया याद दिलाना चाहता हूँ। आज से लगभग 30-35 साल पहले तक जी, मैं किसी एक दल की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो या अन्य राजनीतिक दल, इन दलों के नेताओं को गांव प्रधान से लेकर के पार्लियामेंट तक के कैंडिडेट को तलाश करना पड़ता था। आज की राजनीति में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया है। अब मनी बेस्ड पॉलिटिक्स हो गई है। अब लोग टिकट खरीद रहे हैं, चाहे वो गांव प्रधानी का हो, एमएलए का चुनाव हो, एमपी का चुनाव हो। ये चुनाव अब टिकट बेचने भी लगे हैं विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग। मैं आपके माध्यम से याद दिलाना चाहूँगा, देश के एक उपराष्ट्रपति रहे श्री वेंकैया नायडू जी, वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। इसी बरेली में आए थे। आज हमारे जो गवर्नर बन गए श्रीमान संतोष कुमार गंगवार, मैं पत्रकारिता होने के नाते मेरी जानकारी में था। आज एक केंद्र में मंत्री, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ उसका, वो भी उस मौके पर मौजूद था। मैंने वेंकैया नायडू से एक सवाल किया कि आज तक हम सुना करते थे कांग्रेस में, समाजवादी पार्टी में और बसपा में टिकट बेचे जाते हैं, लेकिन अब तो आपकी भारतीय जनता पार्टी में भी टिकट बिकने लगे। तो उन्होंने सिरे से नकारा। तो मैंने कहा नायडू जी, मैं आपको टिकट बेचने वाले का नाम भी बता सकता हूँ, उसका मोबाइल नंबर दे सकता हूँ, उसके घर का पता बता दूंगा। तो संतोष गंगवार जी ने उनके कान में धीरे से कुछ कहा, हाथ दबाते हुए, कि भाई साहब इससे बहस मत करिए, इसके पास सबूत है पूरे। आज आप पत्रकारिता करते हैं, तो आपको लगता है कि जो हमारी देश है, जो हमारा देश है,
वो सिर्फ हिंदू और मुस्लिम के मुद्दों में उलझ गया है? सच अगर पूछे तो दोनों ही तरफ से खामियां हैं। मैं बिना नाम लिए एक बात कहना चाहता हूं आपसे। बरेली के एक मौलाना है जिन्होंने अभी देश में अभी एक कानून जो बना, उस कानून में देश भर में जो राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं उन मुस्लिम नेताओं ने मुस्लिम समाज को खुश करने के लिए उसका विरोध किया। लेकिन बरेली के उन मौलाना ने केंद्र सरकार की तारीफ की कि इस वक्त जो कानून बना है इससे मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं होने वाला। मुझे ऐसा लगता है हिंदू समाज के पढ़े लिखे और सभ्य लोगों की एक जिम्मेदारी बनती है कि वो हिंदू समाज के लोगों को मन में मुस्लिमों के प्रति नफरत का भाव न पैदा करे। ठीक ऐसे ही मुस्लिम समाज के सूफी संत और जो सामाजिक जो अपने आप को समाज में जिनकी कुछ वक़्त है, जिनका लोग कहना मानते हैं, जिनको पूजनीय स्तर पर मानते हैं, ऐसे लोगों को मुस्लिम समाज के बीच में जाकर के हिंदुओं को दुश्मन के भाव से न देखें, ये भी हमारे भाई हैं, ये संदेश देंगे तभी ये काम दूर होगा। ये बात आप... दूसरा मैं एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ। मुझे एक अच्छी बात लगती है मुस्लिम समाज में अब पहले के प्रति एक जागृति की भावना आई है। लड़के हों या मुस्लिम समाज की लड़कियां, वे अब पढ़ाई की तरफ बढ़ने लगी है और पढ़ा लिखा समाज जो होता है वो लोगों के बहकावे में नहीं आता है। जिस दिन 50% मुसलमान बच्चे पढ़ लिख जाएंगे उस समय मुल्ला मौलवियों के बहकावे में नहीं आएंगे और वो हिंदू और मुसलमानों के बीच में जो खाई चौड़ी हो चुकी है इसको शायद पाटने का काम पढ़े लिखे हिंदू और पढ़े लिखे मुसलमान करें। नहीं, आपको ये नहीं लगता कि भले ही हम लोग समाज में एक हैं या फिर आपस में मनमुटाव शुरू है, कुछ भी जैसा भी पोजीशन है आपको मालूम है, लेकिन सारे कानून जो भी सरकार पारित करती है, आप चाहे तलाक का लें, चाहे NRCCA का लें या आप वक्फ का लें या एक दो और जो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, सारे टारगेट मुसलमानों को ही करके क्यों, क्या हिंदुओं को खुश करने की तैयारी नहीं होती है? हमको ऐसा लगता है पोलराइजेशन नहीं, हमको ऐसा लगता है। असल में है क्या, मैंने कहा ना कि राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए राजनीतिक दल के लोग अपने एजेंडे को लागू करना चाहते हैं। हाँ। मुझे कहने में कोई बुराई नहीं है। एक दल वो जो हिंदुओं के वोट पर राज कर रहा है, एक दल वो था जो मुसलमानों को खुश करके सत्ता पर काबिज हुआ था। अब जैसे सपा और बसपा ये दोनों लोग मुसलमानों को अपने ओर खींचना चाहते हैं। उनको लगता है कि हम तुष्टीकरण की नीति अपना करके मुसलमानों को खुश करके ही हम सत्ता पर काबिज हो सकते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, लंबे समय तक हिंदुस्तान में कांग्रेस ने शासन किया। मुझे कोई 10 मुसलमान ऐसे बता दीजिए जिन्होंने कांग्रेस की हुकूमत के दौर में मुसलमानों के ऊपर उठाने के उनके सर्वांगीण विकास में कांग्रेस ने ऐसा क्या कर दिया है, ऐसी 10 बातें जरा बता दे। कांग्रेस ने क्या किया लंबे समय तक, मुसलमानों को केवल और केवल बेवकूफ़ बना करके हज जाना सब्सिडी ले लो। उनके सर्वांगीण विकास के लिए, उनके रोजगार के लिए, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए, उसके लिए क्या किया उन्होंने? कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। तो बीजेपी तो सिरे से उसको वोट ही नहीं चाहिए, वो तो कुछ कर ही नहीं रही है। अब मैं दूसरी बात कह रहा हूँ आपसे। अगर मान लीजिए आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश में सरकार है, क्या अगर मुफ्त में राशन मिल रहा है तो क्या हिंदुओं को मिल रहा है, मुसलमानों को नहीं? नहीं, गरीब को रोटी तो सभी दे देते हैं, सभी तो दान पुण्य का काम है। नहीं, इसको सर्वांगीण विकास नहीं कह सकते। हमारा मानना है ये एक जरूरत की चीज है। दूसरा, मेरी बात को अन्यथा मत लीजिएगा, मेरा ऐसा मानना है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मुस्लिम समाज का विकास बहुत अधिक और बहुत तेजी से हो रहा है। मेरा ऐसा मानना, जैसा मैं देखता हूँ, अब मुस्लिम समाज आर्थिक रूप से पहले की अपेक्षा ज़्यादा मजबूत हो रहा है। मैं इसको बुराई के तौर पर नहीं देख रहा हूँ, मेरा ऐसा मानना है। आप क्या मान रहे हैं? क्या मुसलमानों को कुछ एक्स्ट्रा बीजेपी दे रही है? भाई नाच तो एक गरीब को हर आदमी देता। समस्या ये है कि गरीब है ही क्यों देश में जो नाच देना ज़रूरत पड़ रहा। लेकिन ऐसी क्या बात है जो आपको लगती है कि मुसलमान विकास कर रहा है, बीजेपी क्या दे रही है उन्हें?
नहीं, भाजपा उनको क्या नहीं दे रही है, मैं तो ये जानना नहीं, चाहता हूँ। बीजेपी क्या दे रही है ऐसा? आपने नहीं। कहा ना कि उनका विकास हो रहा है, तो कहाँ विकास हो रहा है, कैसे विकास मान रहे हैं आप? क्या मुस्लिम या हिंदू समाज में कहीं भेदभाव किया जा रहा है? नहीं, मैंने कहा तो गरीबों को नाच तो सभी दे देते हैं। नहीं, मैं तो बाकी वो गरीब चीजों है क्यों? मैं बाकी चीजों की बात कर रहा हूँ। हाँ, नहीं, सिर्फ अनाज में ही भेदभाव नहीं है, बाकी तो नहीं, मैं भेदभाव अनाज है। की बात नहीं कर रहा, मैं अनाज की कतई बात हाँ, नहीं कर जी। रहा। मेरा ऐसा मानना है, हाँ। अगर शिक्षा को ले ले हम, तो हिंदू के लिए अलग शिक्षा है, मुस्लिम के लिए अलग शिक्षा, ऐसा तो ये तो व्यवस्था हमारे संविधान ने दी है ना। संविधान ने दी है ना। हाँ। उस संविधान में दिए गए अधिकारों को मजबूती प्रदान करने में जिम्मेदारी किसने निभाई? तो वो तो जो सरकार होगी उसे संविधान का करना पड़ेगा नहीं, काम। करना तो पड़ेगा, लेकिन कांग्रेस ने क्यों नहीं किया और भाजपा क्यों कर रही है? नहीं, कांग्रेस ने भी किया था, कांग्रेस ने कोई पक्षपात हिंदुओं के साथ भी नहीं किया था। नहीं, उसने तो किया, एक साथ चल रहा था। किया। क्या किया? अगर नहीं किया होता, मुस्लिम समाज को उत्थान के लिए, मुझे ऐसा लगता है, हाँ, हाँ। भाजपा ने ये 3 तलाक या ये वक्फ वगैरह जो लेकर के आए हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अब मुस्लिम समाज के अच्छा, लोग, एक आपकी बात ठीक है कि ये तलाक का लाएं या वक्फ का लाएं, सारी खामियां एक ही मुस्लिम समाज में या एक ही धर्म में है? क्या हिंदू समाज में तलाक नहीं होता? क्या हिंदुओं के ऐसे कोई मुद्दे नहीं है जिस पर कानून लाया जाए? है। आरक्षण का मुद्दा भी होना है। चाहिए। और है। तो मैं वही तो जानना चाह रही हूँ आपसे, आप बीजेपी समर्थक है, आरएसएस समर्थक, नहीं, इसलिए आपसे जवाब नहीं, जानना चाह रही हूँ। मैं कुछ बातें साफ भी करना चाहता हूँ। हाँ, मेरा जी। ऐसा मानना है, जी हाँ। हिंदुस्तान की बदकिस्मती है कि राजनीतिक दलों के लोग जिस रास्ते उनको सत्ता पर काबिज रहने का रास्ता जो आसान नजर आता है, उसी पर जोर देते हैं। मुस्लिम जैसे तो जो रास्ते पर जोर दे रहे हैं, मैं वही हाँ, बात कह रहा हूँ। हाँ। आज की जो भाजपा है, हाँ। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं, बिल्कुल। आज की जो भाजपा है उसको ये लगता है सुविधाएं सब दो, लेकिन हिंदू समाज के मन में एक ही बात बिठा दो, ये मुसलमान अगर सत्ता में आ गए तो या इनकी सत्ता आ गई, हाँ। तो समझ लेना तुम्हारे घर में घुस तुम्हारे जाएंगे। घर में घुस जाएंगे। और ये कोई नहीं कहता कि क्या 75 साल से घुसे थे। ये एक डर पैदा करके, हाँ, वही तो। ये एक डर पैदा करके। हाँ। दूसरा, मैं आपकी एक बात साफ साफ करना चाहता जी। हूँ, मैं चूंकि एक हिंदू हूँ, हाँ। हमारे यहाँ कभी भी भगवान श्री राम का जो चित्र है, उस चित्र में उनको कभी गुस्से में नहीं दिखाया गया है। हाँ, बिल्कुल। मुझे इस बात की बेहद तकलीफ है कि अब जब राम मंदिर को लेकर के या हिंदू समाज के लोग, वो जो राम जी का चित्र बहुत गुस्से वाला जिसमें तीर कमान लिए हैं, हाँ। ये चित्र हमारी पूजा में कभी काम नहीं आता। विनम्रता उनकी पहचान थी। उनकी विनम्रता ही पहचान थी। हाँ, बिल्कुल। और आज कोई गलत काम कर रहा है तो श्री राम के नारे के नाम पे कर रहा है। दूसरा, जैसे हम किसी धार्मिक मस्जिद या मुस्लिम समाज के बीच में से अगर हमारा जुलूस गुजर रहा है, तो हम जय श्री राम के नारे, हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना है, हाँ। मैं इसको कभी हिमायत नहीं देता हूँ। शायद ये डर, ये ऐसा ही काम मुस्लिम समाज के भी कुछ लोग करते हैं। हाँ। वे भी हिंदुओं के इलाकों से जब गुजरेंगे और उनका कोई जुलूस जा रहा होता है, तो वे भी गुस्सा, हाँ। जिससे हिंदुओं के अंदर गुस्सा भर जाए, नफरत का भाव पैदा हो जाए, या हम तुम्हारे दुश्मन हैं, या हम तुम्हारी छाती पे आके नारा लगा रहे हैं। दोनों ही तरफ से ये काम हो रहा है, जो देश हित में और समाज हित में कतई नहीं है। कतई नहीं है। बहुत अच्छी बात आपने कही। और बीजेपी समर्थक है, लेकिन निष्पक्षता के साथ आपने ये कहा कि जिस में दिखता है कि हमें सत्ता मिल रही है, वो काम हर राजनीतिक पार्टी करती है, भले ही कांग्रेस हो या बीजेपी हो। तो बहुत अच्छा लगा, आपने फिर दोबारा हमें टाइम दिया और आपकी बातें जानने का मौका मिला। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपका।